हेलो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शीश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेट माइक्रोबायोलॉजी के एक्सेल के 2026 के एक्सप्लेनेशंस के बारे में, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, ठीक है? और हम देखते हैं कि हमने क्या क्या मिस किया, और जो उन्होंने भी मिस किया है, जो कुछ भी मिस किया है वो देखें। मैं दो तरीके से सॉल्यूशंस बनाऊंगा। थ्योरी वाइज जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको थ्रू पीपीटी समझाऊंगा, और जो न्यूमेरिकल वे है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। बस इतना ही बोलना था। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम ये पहला क्वेश्चन है। आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा। ऑन एवरेज मैंने ये देखा कि गेट का पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है तो ही और शी कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है? एटलीस्ट 40 50 55 मार्क्स आराम से स्कोर किए जा सकते थे। बाकी हम देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो biological strains is correct? Acid fast stain is simple stain. Gram stain is used to visualize endospore. Methylene blue is an acidic dye, and Indian ink is used to visualize capsules. The correct answer is डी, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब समझ लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले। ओके, तो कैप्सूल जो होती है, कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडियन इंक से स्टेन किया जाता है, दैट इज नेगेटिव स्टेन। एंडोस्पोर के लिए यू डोंट यूज द एसिड फास्ट, यू यूज द मेलासाइट ग्रीन, ठीक है? स्टेन आप इस्तेमाल करते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए आप जिल नील्सन स्टेन इस्तेमाल करते हैं, और जनरल बैक्टीरिया के लिए ग्राम स्टेन, जो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ओके, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस चीज को। Capsules are non-ionic in nature and are non-stainable structures, so we use negative staining. Negative staining का मतलब क्या होता है? Negative staining का मतलब ये होता है, positive staining का मतलब होता है कि आपकी cells stained है। Negative staining का मतलब ये है कि आपका background stain है, ठीक है? जो डार्क फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में जैसे देखते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, वैसे आपको दिख रही है। उसके ऑप्टिकल और जो उसका रिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपको दिख रहा है, उसकी वजह से आपको इमेज दिख रही है, वैसी नेगेटिव स्टेनिंग होती है। तो इंक स्टेन्स द बैकग्राउंड नॉट द कैप्सूल। कैप्सूल अपीयर्स टू बी क्लियर हेलो। हेलो मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है? एसिड फास्ट स्टेन इज अ डिफरेंशियल स्टेन। ये डिफरेंशियल स्टेन है, ये मल्टीपल रिएजेंट्स में यूज होता है, नॉट अ सिंपल स्टेन। जेल नेशन स्टेन इसका एग्जांपल होता है। ग्राम स्टेन का आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होता है। एंडोस्पोर्स नीड अ स्पेशल स्ट्रेन, स्केफर फोल्टन स्ट्रेन, ठीक है? मिथाइलिन ब्लू इज एन एसिडिक डाई। नो, इट्स अ बेसिक डाई। इट बाइंड्स टू नेगेटिवली चार्ज्ड बैक्टीरियल सेल्स। उसके बाद इंडियन इंक इज यूज टू विजुअलाइज कैप्सूल। इट्स अ नेगेटिव स्टेन एंड इट इज अ कैप्सूल इज अनस्टेन्ड हेलो। तो ये बात आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। द जीनोम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इनकोड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस? एचआईवी का जो जीनोम है वो आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का क्या मतलब होता है ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का मतलब है एमआरएनए से आपका जो डीएनए है वो बनाना, सीडीएनए या डीएनए बनाना आपका, ठीक है? एमआरएनए से डीएनए बनाना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पार्ट है। आरटी यहाँ पे काम आता है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, तो समझ लीजिए ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है। दिस इज बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ की जीनोमिक इंटेंसिटी क्या है वायरस का, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस आ जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए आ जाता है, नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए आ जाता है। उसके बाद रेट्रो वायरसेस आ जाते हैं, और डीएस आरएनए आरटी रेट्रो वायरस आ जाते हैं। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिनो वायरस, हर्पीस सिम्प्लिस वायरस, पैरो वायरस, रोटा वायरस, पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, एचआईवी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। तो कभी भी मतलब अब आपसे गेट में 2026 में पूछ लिया है माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये आपसे अगले साल 27 में बीटी में पूछ लेगा, सीएसआईआर में पूछ लेगा, अभी डीबीटी का एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। शुड बी प्रिपेयर्ड।
तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है, एक बार इसको मैं पढ़ाऊंगा भी और इसको पढ़ भी लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, हमेशा याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट हमेशा ग्राम पॉजिटिव से ही जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव से स्फीरोप्लास्ट जनरेट होता है। उसका रीजन ये है कि ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव की थिन होती है, तो वो कुछ लेयर उसकी बची हुई होती है। इसके आप पूरी लेयर रिमूव कर देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसका एक एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, जिससे आप प्रोटोप्लास्ट जनरेट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसको। तो प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल कंप्लीटली कैन बी फॉर्म ओनली इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन, नो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में हो सकता है लाइसोसोम कैन रिमूव द सेल वॉल कंप्लीटली। Bersulia abratus, Pasteurella multis, Maltosida and Shigella, ये सारे ग्राम नेगेटिव हैं, दे कैन नॉट फॉर्म द ट्रू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। दे ओनली फॉर्म स्फीरोप्लास्ट। याद करेंगे, आगे चलेंगे। तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव का थिन है, ग्राम पॉजिटिव का थिक है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रेजेंट है। लाइसोसोम एक्शन में ये कंप्लीट रिमूवल कर देता है, यही आपका प्रोटो बना देता है, प्रोटोप्लास्ट बना देता है, प्रोटोप्लास्ट बना देता है, और ये आपका जो है पार्शियल रिमूवल कर देता है। ओके, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दे रखी है, आ सकती है, आगे आनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ मस्टर्ड रेगुलेटरी, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्किप किया जा सकता है अगर आपको नहीं आता है। इनफैक्ट आपको स्किप करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। प्लैंक्टोनिक सरफेस में ट्रांजिशन में स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का क्या होता है ड्यूरिंग बायोफॉर्मेशन, बायोफिल्म फॉर्मेशन, उसमें साइक्लिक डायमेरिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट इस्तेमाल होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जैसे, वो साइक्लिक डाईएमपी जीएमपी यूज करते हैं। दे आर द मास्टर रेगुलेटर ऑफ लाइफ साइकिल स्विच। जब इनमें लो आपका होता है साइक्लिक डाई जीएमपी, तो सेल्स मोटाइल होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, फ्लैजिला उनका एक्टिव होता है और फ्री स्विमिंग स्टेट में होते हैं। जब वो हाई में होते हैं तो वो सेसाइल हो जाते हैं, बायोफिल्म्स बना लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिससे आप उनके सीडेंटरी लाइफस्टाइल को या सेसाइल लाइफस्टाइल को हेल्प कर सके। साइक्लिक थायोलैक्टोन क्या होता है, क्वारम सेंसिंग से रिलेटेड होता है, आगे कभी पूछा जा सकता है। साइक्लिक ट्राइएडिनाइलेट क्या होता है, नॉट अ स्टैंडर्ड बैक्टीरियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इनफैक्ट ये क्रिस्पर से रिलेटेड होता है, अभी आगे देखेंगे। साइक्लोहेक्सामाइड तो आपको पता ही है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इनहिबिटर होता है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन को रोकने वाला। जो साइक्लिक टेट्राहाइड्रोनाइड क्या होता है, इट्स अ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड, टाइप 3 क्रिस्पर सिस्टम्स में होता है वायरल आरएनए डिटेक्शन के लिए। इट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर दैट एक्टिवेट न्यूक्लियस सच एज CSMF6 और CXS1, लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ वायरल आरएनए, एनहांसिंग द बैक्टीरियल एंटीवायरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। याद रखेंगे, आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअल डिसीज, अगेन ये बहुत सिंपल सा सवाल था, ये सारे के सारे बैक्टीरियल थे, ये केवल प्रोटोजोअन था, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए कि कॉलरा किससे होता है, गोनोरिया किससे होता है, कालाजार किससे होता है, और सिफिलिस किससे होता है, ये मैंने करवाया भी था मेरे ख्याल से डिसीज वाले, जब मैंने आपकी इंपॉर्टेंट टेबल्स वाली क्लास ली थी तो मैंने ये बताया भी था, ठीक है। चीजें जाके देखिए, और आगे मैं आगे आने वाले सेशंस में इस पे एक अच्छा सा सेशन भी लूंगा। आगे चलते हैं। जो द फॉलोइंग ड्रग इज अ वायरल प्रोटीज इनहिबिटर, इसमें रिटनोविर, आगे ये जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। तो इसको या तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने कहा कि इजी टू मॉडरेट पेपर है, कुछ चीजें मुश्किल है, कुछ चीजें मॉडरेटली टफ है, मतलब कुछ चीजें एक्सपेक्ट भी करता है गेट आपसे। आप अगर गेट के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रिपेयर करके भी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो जैसे एसाइक्लोविर है, ये डीएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर है। उसके बाद नेविरापाइन है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर है। उसके बाद आपका ज़ियोडोबुडीन है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। रिटनोविर आपका प्रोटीएज इनहिबिटर है, ये याद रखिएगा, ये वायरल के प्रोटीएज एंजाइम को, प्रोटीएज एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। तो ये इनफैक्ट उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, बिकॉज अगेन प्रोटीन आर द वर्कहॉर्सेस ऑफ सेल। अगर प्रोटीन से काम नहीं करेंगे तो आपका सारा स्ट्रक्चर फंक्शन सब बिगड़ जाएगा। तो वो उसी को इनहिबिट करता है, उसी को टारगेट करता है, एचआईवी का वायरस। और ये रिटनोविर उसी प्रोटीन को इनहिबिट करता है।
और एनआरटीज एनआरटीआईज क्या होते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, यूज अगेंस्ट एचआईवी। ठीक है, नॉट अ प्रोड्यूस। ये अगेन 2 नंबर का एक आसान सा सवाल था, दैट दैट कुड हैव इजीली बीन डन। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्लिप्सेला आपका क्या बनाता है? निमोनिया कॉज करता है, तो द डिसीज इट कॉजेस क्राइजोजेनियम। ये आपका है गोल्डन येलो पिगमेंट। क्राइजो का मतलब होता है गोल्डन येलो पिगमेंट, प्रोड्यूसेस अ येलो पिगमेंट, आपको याद होना चाहिए। टाइफोरियम अगेन आपका एक टाइफॉइड लाइक डिसीज करता है जिसको स्ट्यूपर इन माइस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्यूपर इन माइस। और उसके बाद पायोमानस्पस और जीन्स मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो पस बनाता है, तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, अब मैं इसके से रिलेटेड बहुत सारे कुछ आपके लिए वो लेके आया हूँ, टर्म्स लेके आया हूँ, जैसे कि लंग का मतलब क्या है, टाइफॉइड लाइट कौन सा है, कोलन कौन सा है, मेनिंजाइटिस कौन सा है, पायो का मतलब क्या है, स्टेप्टिकस का मतलब क्या है, टॉक्स मतलब क्या है, ये आप याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्राइसो का मतलब क्या है, अडियोइस का मतलब क्या है, एल्बस का मतलब क्या है, रुब्रा का मतलब क्या है। ठीक है, रुब्रा। म्यूजियम का मतलब क्या है, होमिनिस का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगेन एक बार पूछा जा गया है तो आगे आगे आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। ओके, अगेन कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलियम, स्टेप्टो, स्टेफिलो, ये कौन कौन से हैं? रूट इनका थर्मो, जैसे थर्मो आपको पता है, हेलो आपको पता है, एक्वा मतलब वाटर होता है। सब चीजें हैं जो कॉमन है, जो मतलब एक जनरल नॉलेज का भी पार्ट है, और एक जिसे आपको गेट के लिए भी तैयार अगर आपको करना है, गेट के लिए, डीवीटी के लिए, सीएसआईआर के लिए, तो आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद फर्मेंटेशन कराता है, डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट रिडक्शन कराता है, तो कॉमन चीज है। अगेन आई एम सेइंग कॉमन चीजें हैं, क्योंकि अभी आपसे कुछ और पूछा है, गेट में आपसे कुछ और पूछ लेगा, अगले साल सीएसआईआर में कुछ और पूछ लेगा, डीबीटी में कुछ और पूछ लेगा, आईसीएमआर में कुछ और पूछ लेगा, तो यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाट टॉपिक्स आर यू टारगेटिंग। ठीक है, ओके, ये अगेन एक बहुत अच्छा सवाल है जिसका एटलीस्ट मुझे तो आंसर नहीं पता था, मैंने इसको नेट पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि सिल्वर एंड कॉपर डिस्प्ले बैक्टीरियोसाइडल एंड एंटीसेप्टिक एक्टिविटी। सिल्वर एंड कॉपर इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट ओलिगोडायनेमिक एक्शन। तो इसीलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ही ज्यादा पेपर था, मतलब इजी से मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट की तरफ ही ज्यादा पेपर था। बट हाँ, फिर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान थे, इनमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आपका हो जाता। खैर, आगे चलते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिल्वर एंड कॉपर शो बैक्टीरियोसाइडल एंड एंटीसेप्टिक एक्टिविटी। बोथ मेटल्स आर एंटीमाइक्रोबियल, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, मेडिकल कोटिंग्स एंड wound dressings. They show oligodynamic nature, ability of small metals like Ag यानी silver and copper to kill microbes is called the oligodynamic effect. कैसे करते हैं? दे बाइंड टू प्रोटीन्स, इनहिबिट डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया की डेथ क्रॉस कराते हैं। इस बार पूछा गया गेट में, अगली बार किसी और कंपटीशन में कभी पूछ सकता है, क्योंकि सवाल घुमा फिरा के, कंसेप्ट घुमा फिरा के रिपीट हो। ओके, आगे चलते हैं। तो ट्रिप्टोफैन लेवल आपका कम है, एक्सप्रेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, रीजन्स 2 और 3 ऑफ द लेडर। अब ये 2 नंबर का बड़ा आसान सा, बहुत ही फ्री का नंबर देने वाला सवाल है, अगर आपको इतना पता है कि जब ट्रिप्टोफैन के लेवल्स हाई होते हैं तो 3 और 4 के बीच में बनता है, एटीन्यूएटर पेयर बनता है, और जब उनका लेवल लो होता है तो ट्रिप्टोफैन लेवल लो होता है तो ऑर्टिन का स्ट्रक्चर बनता है, अनलाइक इट डज नॉट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रिप्टोफैन बनेगा। ओके, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक का कंटेंट पसंद आया हो, मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपको क्या अगला चीज देखनी है, क्या अगली चीज समझनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा समझते हैं रुक के, कि द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन एट द ट्रांसक्रिप्शनल मतलब जब आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, एंड ट्रांसलेशन यानी जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, वर एनालाइज्ड बाय नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये हम सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट इस्तेमाल होता है, और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट देखते हैं, ये बात ठीक है। Schematic representation of mRNA and protein in their wild type and its 4 different mutant cases. याद रखिएगा, which of the following contains mutation in the upstream regulatory region?
अप स्ट्रीम रेगुलेटरी रीजन। अब देखिए वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट वन को अगर आप देखें तो ये तो कुछ कुछ एक जैसे ही है, ये देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टू को देखें और थ्री को देखें, अगर आप म्यूटेंट फोर पे गौर करें तो आपको दिख रहा होगा कि ना तो इसमें एमआरएनए बना और एमआरएनए बना तो उससे रिलेटेड प्रोटीन भी नहीं बना। क्या हुआ ऐसा? यानी जब आपका एमआरएनए ही नहीं बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि आपका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है। इसी एमआरएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? इसीलिए इसमें जो पूछ रहा है अप स्ट्रीम रेगुलेटरी सेगमेंट ऑफ द जीन, दिस इज द कीवर्ड हियर। मेरा मकसद सिर्फ आपको रटवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना भी सिखाना है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज अपस्ट्रीम रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन। रेगुलेटरी रीजन उस पर लिखा भी हुआ है, रेगुलेटरी रीजन यानी ये रेगुलेट कर रहा है क्या? जीन का एक्सप्रेशन। जब जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कर रहा है तो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी रेगुलेट कर रहा होगा, राइट? तो इसका आंसर म्यूटेंट 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए जब अपस्ट्रीम रेगुलेटरी रीजन में इंपैक्ट होता है तो इंपैक्ट होता है एमआरएनए ही प्रोड्यूस नहीं होता। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन कहां से हो जाएगा? ये चीज है। तो नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, नदर्न ब्लॉट भी एब्सेंट होगा, वेस्टर्न ब्लॉट भी एब्सेंट होगा। इसमें जो की पॉइंट था वो अपस्ट्रीम रेगुलेटरी जीन था, रीजन था। तो उसका नाम ही है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी से मतलब समझने की कोशिश करिए जो रेगुलेशन में, जो उसके सिंथेसिस और उसके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। और अप स्ट्रीम है यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? 5 प्राइम एंड के अप स्ट्रीम है, मतलब लेफ्ट साइड पे। ये भी मैं आपको एक दिन बहुत अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी? अगेन ये 2 नंबर का बहुत आसान सा सवाल है। तो इसका आंसर है आपका न्यूट्रोफिल। ये देखिए 50 to 70% आपके आते हैं। उसके बाद आपका लिम्फोसाइट आता है, मोनोसाइट आता है, स्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है। ठीक है, तो ये आपको टेबल पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सा आपका फंडामेंटल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। आज इसमें हुआ है, कल किसी और एग्जाम में होगा। आगे चलते हैं। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ओ कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग ये आपका 2 नंबर का सवाल है दोस्त। एंड दिस इज क्वाइट क्वाइट सिंपलेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। और एंड दिस इज आल्सो आस्क्ड इन 2 मार्क्स। ठीक है, और डीएनए एम्प्लीफिकेशन इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज एक्सपोनेंशियल। भाई रिएक्शन नहीं पढ़ते तुम, 2 × 10⁻n। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है क्या? लीनियर थोड़ी ना है, पैराबोलिक थोड़ी ना है, सिग्मोइडल थोड़ी ना है। लीनियर तो ये हो जाएगा, पैराबोलिक ये हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। सिग्मोइडल क्या ऐसा हो जाएगा? सिग्मोइडल ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल ही तो जाता है। एक बार चलना स्टार्ट हो गया तो ऐसे एक्सपोनेंशियल जाता रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल ही तो है ये। तो 2 to the power n ही तो लगाते हो आप। ठीक है, एंड वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जनरेशन। तभी तो एक कॉपी से 30 साइकिल बाद 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। एक्सपोनेंशियली तो है ये। पढ़ते नहीं हो उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स में और नंबर ऑफ की जीन एम्पलीफाई करके कैसे होगा? वही चीज तो है ये, तो सिंपल सा सवाल है, तो ये तो आना चाहिए। खैर, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं आराम से कंसेप्ट कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि बैक्टीरियोफाज जो लैम्डा होता है, बाइंडिंग ऑफ क्रो प्रोटीन C1, ये होता है डायरेक्टली टुवर्ड्स द लाइटिक साइकिल, प्रिवेंट्स द C1 जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्रो वाली जो चीज है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फाज कैसे डिसीजन लेता है। इस पे 2 प्रोटीन्स काम करती हैं, C1 और क्रो। जो C1 प्रोटीन जब इसका काम करेगा तो C1 प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड करेगा? OR1 और OR2 पे। OR1 और OR2 पे बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा? वो रिप्रेस करेगा लाइटिक जीन्स को, यानी जो जीन्स लाइसिस करवाती है। जैसे ही वो लाइसिस को वो करेगा, रिप्रेस करेगा, इट विल मेंटेन इट्स ओन एक्सप्रेशन, दैट इज C1 एक्सप्रेशन। सेल विल सर्वाइव एंड वायरस विल बी डोमिनेंट। ठीक है,
लाइटिक जीन्स कब एक्टिव होंगी? जब क्रो प्रोटीन एक्टिव होगा एंड इट विल बाइंड टू OR3. It will block the transcription and the gene expression of C1 protein. Lytic genes are expressed in virus replication and whole cell lysis take place. ठीक है, ये इसका पूरा जीनोम है और ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए. ठीक है, देखिए, प्रमोटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NC3 इंपॉर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग लाइसोजेनी PL. मैं आपको पहले OR दिखा देता हूँ. Binding site of the lambda repressor and the Cro protein binding by lambda repressor maintains the lysogenic cycle. मैंने अभी आपको बताया. Binding by Cro allows transcription to occur. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. ये टेबल आपको पता हो. You should must know it. ठीक है, it's a very important. ठीक है, आगे चलते हैं. Which of the following rings are bacteria flagellum? Bacteria flagellum मैंने अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है. और देखिए, इसमें सी रिंग होती है जिसका जो साइटोप्लाज्मिक उसमें फाइंड की जाती है. इसका काम होता है रोटेशन का यूज करना, कंट्रोल करना रोटेशन को. कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होती है. पी रिंग होती है पेप्टाइडोग्लाइकन में पाई जाती है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है इसका, एक्ट एज बुशिंग. एल रिंग आपकी लाइपोपॉलीसेकेराइड की होती है जो आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन सपोर्ट. जेड रिंग आपकी कहाँ काम आती है? जेड रिंग आपकी साइटोकाइनेसिस में काम आती है बेटा. जेड रिंग आपकी साइटोकाइनेसिस में काम आती है. जेड रिंग का बैक्टीरियम के फ्लैजिलम से कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है. अब इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं. तो सी रिंग आपकी साइटोप्लाज्मिक है, पी रिंग आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन है और एल रिंग आपकी लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली रिंग है. ठीक है, ये इसके इसके फंक्शन है. या आपका एक और फिगर इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए. एल रिंग आपकी कहाँ है, पी रिंग आपकी कहाँ है और MS. एक्चुअली एस रिंग एम की रिंग के साथ पाई जाती है. वो इंडिविजुअली या एक्सक्लूसिवली नहीं पाई जाती, वो कॉम्बिनेशन में पाई जाती है एम रिंग के साथ. और अगेन ये आपको MS रिंग, पी रिंग, एल रिंग और ये आपको मिल जाएगा. तो सवाल बेसिक ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अब ये अगेन आपका 2 नंबर का सवाल है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकल्टिवेबल? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है. देखिए, अनकल्टिवेबल बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब समझिए. इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मीडिया में ग्रो ही नहीं किए जा सकते. ठीक है, आप नॉर्मली क्या करते हैं? आप नॉर्मली अपने जब MSc कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, B.Tech कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एक अगर प्लेट लेते हैं और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश करते हैं या फिर शेक फ्लास्क में बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश करते हैं. और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैब के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो ही नहीं करते. उनमें से एक बैक्टीरिया है आपका ये माइकोबैक्टीरियम लिपेरी और दूसरा है ट्रिपैनोनीमा पैलिडियम. ये कब ग्रो होते हैं? ये ओनली ग्रो होते हैं जब आपको माउथ फुट पैड दिया जाए या आर्मिडेलो. आर्मिडेलो को ही माउथ फुट पैड कहते हैं. दीज आर ऑब्लिगेटेड. देखिए, इसका नाम है ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स या बैक्टीरिया. ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? बहुत जरूरी है, आवश्यकता है इन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होना इंट्रासेलुलरली, वरना ये ग्रो ही नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या होता है कि इनके मीडियम को डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक. अब हो सकता है आगे कर लिया जाए, आगे फ्यूचर में वी माइट बी एबल टू डू. सिंथेटिक बायोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत आजकल बहुत काफी हॉट टॉपिक भी है सिंथेटिक बायोलॉजी का. बट स्टिल अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि दीज आर अनकल्टिवेबल. ठीक है, उसी तरह से ट्रिपैनो नीमा पैलिडियम भी है जो सिफिलिस क्रॉस करता है. कैन नॉट बी कल्चर्ड इन विट्रो. इन विट्रो इन विवो का मतलब समझते हैं? इन विट्रो का मतलब ये होता है कि आप उसे टेस्ट ट्यूब में, शेक फ्लास्क में, ग्लास प्लेट पे क्या ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, ये आप रैबिट की टेस्टिस में इन विवो ही ग्रो कर पाएंगे. जो कोर अनकल्टिवेबल बैक्टीरिया होते हैं वो मैकोबैक्टीरियम होते हैं और ट्रिपैनोनोमा होते हैं. दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया. अब ये आपका गेट में पूछा गया तो DBT में पूछा जा सकता है, ICMR में पूछा जा सकता है, आपका CSIR में पूछा जा सकता है. CSIR में स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, DBT में आपका मैच द कॉलम बना के पूछ लेगा. पता होना चाहिए. ठीक है, और अगर आप कोई और माइक्रोबायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप JEE दे रहे हैं, आप एट्रेक का पेपर दे रहे हैं, आप जो है और कोई पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी आप यूनिवर्सिटी का माइक्रोबायोलॉजी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें भी देयर इज अ चांस. ठीक है,
आर्मेडिलो क्या होता है? इट्स एनिमल यूज टू ग्रो अ सर्टेन अनकल्टिवेबल बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका वो है। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होता है? फास्टिडियस बैक्टीरिया रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट बट दे कैन बी ग्रोन। देखिए, अनकल्टिवेबल और फास्टिडियस में एक फर्क है। फास्टिडियस बैक्टीरिया को लैब में फिर भी ग्रो किया जा सकता है। हाँ, उनका इन्वायरमेंट बड़ा स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर पीएच, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, बट वो फिर भी ग्रो किए जा सकते हैं इन विट्रो लैब के अंदर। पर आपका जो अनकल्टिवेबल बैक्टीरिया वो ग्रो ही नहीं किया जा सकता, ये बात आप समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस? एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। कम ऑन, मतलब दिस इज अगेन, मैंने कितनी बार बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ भी लेते हैं। ये देखिए, आपके 50 और 30 राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं। अब इनको कौन कौन बाइंड करता है ये मैंने डाल रखा है। क्लोरोफेनिकॉल है, मैक्रोकिलाइड्स है, लाइनोसेमाइड्स है, स्ट्रेप्टोग्रामिनिन्स है, ऑक्सासिनोलाइड्स है, 30 में अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन्स है। उसके बाद ये आपके पाबा और सल्फामाइड है, ये कैसे काम करते हैं, प्लीज इसको पढ़िए। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में कौन है, सेल वॉल सिंथेसिस में क्या है, फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है। आई मीन आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स एंड यू हैव टू डू इट, मतलब ये आपको रटना ही पढ़ना ही पड़ेगा। इससे आपका एक आध सवाल हर बार फंसता ही है, ठीक है। ओके, तो ये आपके कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता रखा है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन में वो करते हैं। बेसिक ट्रेसिंग ये क्या है? इट डज नॉट अफेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ये पेप्टाइडोग्लाइकन ट्रांसपोर्ट में वो करता है, तो सेल वॉल सिंथेसिस में इसका रोल ज्यादा है। और वैनकोमाइसिन भी सेल वॉल सिंथेसिस का ही रोल प्ले करता है। ओके, अब ये अगेन एक अच्छा सवाल आता है। साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इन डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में आता है फर्लिट कॉन, जॉन टिंडल और लुइस पास्चर। इनका तो स्वान ने एक्सपेरिमेंट सबको पता होगा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो spontaneous generation was the belief that life arises from non-living matter. Frank Cascoredi first challenged this through his meat jar in jar experiment, showed that the maggots originated from flies. However, John Needham supported the theory of observing that microbial growth in boiled broth, ठीक है, कि उन्होंने ब्रॉथ को बॉयल कर दिया। किसी चीज को बॉयल कर देंगे तो उसके सारे बैक्टीरिया कीटाणु मर जाएंगे, तो कैसे ग्रोथ हो रही है? तो उसका एक प्रॉब्लम ये था कि इनका जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस था वो इनएडिक्वेट। ये समझिए, इसी पार्ट में आ सकता है चीज, ये सही है कि सी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इकोलॉजी एवोल्यूशन को कनेक्ट करके पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या है? कि आपके नॉन लिविंग मैटर से लाइफ जनरेट हो गई, ठीक है। इस चीज को काफी लोगों ने चैलेंज किया, जिसमें से रेडी सबसे पहले थे, जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने कैसे प्रूफ किया उसको? मीट जार एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया, जिसमें मैगेट्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, वो कैसे ओरिजिनेट किए? फ्लाइज से ओरिजिनेट किया। फ्लाइज अगेन लिविंग सेल्स, रिड्यूस लिविंग सेल्स टाइप की चीज। जॉन नीडम ने क्या किया? इन्होंने इस बात के खंडन में, इस बात के विरोध में, इस बात के ऑब्जेक्शन में, अपोजिट में एक बात कही कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, मैंने पानी को उबाल के देखा और ब्रॉथ को उबाल के देखा, फिर भी वो ग्रो कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम थी उनके प्रॉब्लम, उनकी बात में? बात का कुछ हद तक सही थी कि पानी को आपने, ब्रॉथ को आपने उबाल तो दिया, पर वो इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन है, क्योंकि उसमें कुछ स्पोर्स बैक्टीरिया के अभी भी जिंदा हैं। स्पाजी ने इंप्रूव किया prolonged boiling and proper sealing preventing microbial, though critics argued that air was excluded. जब एयर ही एक्सक्लूड नहीं होगी तो कहां से आप ग्रो कर लेंगे? लुइस पास्चर ने ये कहा कि उन्होंने स्वान नेक दिया, एयर भी दी, और उसके बाद उन्होंने एंट्री भी कराई, लेकिन माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हटाया, दस एस्टेब्लिशिंग बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब जेनेसिस ऑफ लाइफ थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जॉन टिंडल ने फर्दर डेमोन्स्ट्रेट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट इन डस्ट एंड डेवलप द प्रोसेस और द कंसेप्ट ऑफ टिंडलाइजेशन और फ्रेडरिक कोहन ने एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटल इनकंसिस्टेंसी बाय डिस्कवरिंग द हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती है, ठीक है। तो सपोर्टर्स में एरिस्टोटल थे, ये थे, पोशुट थे। डिसअप्रूवर्स में रेडी थे, स्प्लांसिनी थे, पोस्चर थे, स्ट्रेंथनिंग एडनेस उनका था। कंसेप्चुअल सपोर्ट वेट्साओ का था। 1858 का ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी ऑल सेल्स
अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, पॉचुट ने क्या क्या काम किया था ये आगे वाले में आपको बता दूंगा। पॉचुट ने ये सपोर्टर थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, और उन्होंने काम कहा था कि माइक्रोबियल लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली इवन इन स्टेरिलाइज्ड इन्फ्यूजन। ये वाइटल फोर्स के प्रोपोगेटर, जो कि एक एवोल्यूशनरी एक साइंटिफिकली गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद ये अगेन मीट्स और मैगेट्स वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रेडी ने किया था। फ्लांसी ने क्या किया था? ब्रॉड को बोल कर दिया था, नो ग्रोथ आया था। नो ईयर आर्गुमेंट की वजह से इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इस पोस्टर ने स्वान के एक्सपेरिमेंट किया था, फाइनल डिसअप्रूव, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है और बायोजेनिस की थ्योरी ही सही है। जॉन डेंडॉल ने इसको थोड़ा सा और वो किया था, एक्सप्लोर किया था, और इन्होंने लिंक किया था स्पोर्ट्स से। और कोहन ने एक्चुअली इंडोस्कोप डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन फेल स्टेबलाइजेशन, यानी स्टेबलाइजेशन फेल क्यों हो जाता है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था एंडोस्पोर्स के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जल्दी ही। मेरे ख्याल से 1-2 दिन लग जाएगा, क्योंकि अगेन टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है इसमें। मैं क्वेश्चंस जो है बहुत जगह से ढूंढता हूँ, बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ, तो कम से कम 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। अगेन थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग फॉर योर गेट 2027 इज कमिंग। अगर आप गेट 2027 में करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो तैयारी करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको ये सेशन कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए किया क्योंकि लंबे सेशंस अक्सर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, बट ये चीज़ थी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। बाकी इसका बायोकेमिस्ट्री का, बॉटनी का और जूलॉजी का भी एक्सप्लेनेशन में डालता रहूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।